नमस्कार, मैं मणिभूषण मीना। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। ये बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे और दो पार्ट में वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है वीडियो का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज के द्वारा आयनोथेरा लेमार्कियाना में उत्परिवर्तन की खोज के पश्चात इस विषय में आगे कार्य किया गया। मतलब सबसे पहले म्यूटेशन के जो बारे में जानकारी दी वो ह्यूगो डिवरीज ने दी। उन्होंने एक आयनोथेरा लेमार्कियाना नामक प्लांट है उसके ऊपर कार्य किया। उत्परिवर्तन गुणसूत्र अथवा जीन्स में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन है। इस कारण इनसे प्रभावित होने वाले लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब म्यूटेशन जो होते हैं वह गुणसूत्र क्रोमोसोम्स या जीन्स में एकदम से जो कोई चेंजेस आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जीन्स में आने वाले चेंजेस के कारण वह लक्षण भी प्रभावित होते हैं जिसको वो जीन प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से एक पूरे जाति के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इसी घटना को हम म्यूटेशन कहते हैं। डोबोजेंस्की के अनुसार उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन में होने वाले मिसप्रिंट हैं। डोबोजेंस्की ने कहा है कि जो कोशिका विभाजन में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है तो उसके कारण इस म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स एक स्थायी इकाई होती है जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के ऊपर लीनियर क्रम में स्थापित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। हर जीन्स का एक क्रोमोसोम के ऊपर स्थान फिक्स होता है, एक निश्चित होता है। हर जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे लंबाई एक लक्षण है तो उसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उस लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन्स के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए या उसमें कोई चेंजेस आ जाए तो इस कारण वो जो लक्षण प्रभावित कर रहा है, जैसे वो लंबाई को प्रभावित कर रहा है तो वह लंबाई को प्रभावित करने वाला लक्षण भी उस म्यूटेशन के कारण प्रभावित होगा, जिसके कारण वो जीव ज़्यादा लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है, कोई भी उसके साथ घटना हो सकती है। उत्परिवर्तन किसी प्रकार की कोशिका में हो सकता है तथा उनसे होने वाला प्रभाव सूक्ष्म लेके बड़े स्तर तक हो सकता है। म्यूटेशन किसी भी सेल में हो सकता है, ऑटोसोम्स में हो सकता है, सेक्स सेल्स या लिंग कोशिकाओं में हो सकता है तथा इनसे होने वाला जो प्रभाव या तो बहुत बड़े लेवल पे हो, बाहर से दिखाई दे रहे, कभी इनके कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ भी आती है, या बहुत छोटे लेवल का भी हो सकता है जो जीव का पता भी नहीं चलता कि उसमें म्यूटेशन हुआ है। उत्परिवर्तन की दर, परिवर्तनीय अवस्था तथा इनसे होने वाले प्रभावों के आधार पर उत्परिवर्तन को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि कायिक म्यूटेशन या सोमेटिक म्यूटेशन। इस प्रकार का उत्परिवर्तन सजीव की कायिक कोशिका में होता है, वंशागत नहीं होता था, सजीव की मृत्यु के साथ विलुप्त हो जाता है। मतलब जो को उत्परिवर्तन सोमेटिक सेल में हो वह सोमेटिक म्यूटेशन होता है तथा ये आने वाली पीढ़ी में नहीं जाता क्योंकि सोमेटिक सेल्स सेक्स सेल्स नहीं होती, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ये म्यूटेशन भी खत्म हो जाता है। दूसरा जर्मिनल म्यूटेशन। इस प्रकार का म्यूटेशन जनन कोशिकाओं या सेक्स सेल्स में होता है तथा यह अगली पीढ़ी के अंदर भी जाता है, तो यह आगे आने वाली पीढ़ियों में भी म्यूटेशन स्टोर रहता है और यही प्रकार के म्यूटेशन नई जातियों के निर्माण में या उच्च विकास के निर्माण में सहयोग करते हैं। तीसरा होता है गैमेटिक म्यूटेशन। अगर गैमीट या युग्मक के अंदर जैसे स्पर्म या एग के अंदर कोई म्यूटेशन हो तो उसे हम गैमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। चौथा जायगोटिक म्यूटेशन। जायगोट के अंदर म्यूटेशन हो। जायगोट हम जानते हैं एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाते हैं, अगर उसमें कोई उत्परिवर्तन हो तो वो जायगोट म्यूटेशन कहलाता है। डोमिनेंट म्यूटेशन। जब उत्परिवर्तन के कारण प्रभावी जीन उत्पन्न हो तो उसे प्रबल उत्परिवर्तन कहते हैं। हम जैसे हैं कि जीन दो प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेंट और रेसेसिव। जो जीन डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण को कंट्रोल करते हैं वो डोमिनेंट जीन, और उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण। जो जीन अप्रभावी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं वो रेसेसिव जीन, या उनसे होने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार वह म्यूटेशन जिनके कारण प्रभावी जीन का निर्माण हो जाए तो वह डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाता है। रिवर्स म्यूटेशन वापस से बैक भी हो सकते हैं, जैसे कि पुनः एक जीन में म्यूटेशन हुआ और वापस वो रिवर्स हो गया, वो जीन नॉर्मल हो गया, तो इस प्रकार की म्यूटेशन को हम रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। घातक म्यूटेशन या लीथल म्यूटेशन। कई बार उत्परिवर्तन के कारण प्राणी की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस म्यूटेशन को हम लीथल म्यूटेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। प्रकृति के मोस्टली जो म्यूटेशन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस या आकस्मिक ही होते हैं। ये कभी एकदम से उत्पन्न होते हैं, मतलब किसी भी जीन के अंदर चेंजेस ला लेते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन या प्रेरित म्यूटेशन। बाह्य कारकों के कारण होने वाले उत्परिवर्तन प्रेरित, मतलब किसी से प्रभावित होने वाले, किसी लाइट के कारण, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, किसी
बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर से अगर कोई म्यूटेशन प्रभावित हो तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाते हैं। इन बाह्य कारकों को हम म्यूटाजन कहते हैं, जिनकी हम आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। मैक्रो म्यूटेशन, अगर उस म्यूटेशन से होने वाला प्रभाव बड़े स्तर पे हो तो मैक्रो म्यूटेशन। माइक्रो म्यूटेशन, अगर उसके वाला प्रभाव छोटे लेवल पे हो पर जनरली कई बार पता भी चलता तो वो सूक्ष्म परिवर्तन या माइक्रो म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन, जब जीन में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। आप जानते हैं क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बने होते हैं। तो जीन भी होते हैं, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं। ये कुछ ज़्यादा लंबे न्यूक्लियोटाइड्स के भी हो सकते हैं, कुछ छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के भी होते हैं, जिनमें कुछ गिनती के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं। तो इनमें किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर स्पेसिफिक चेंज हो तो उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसको हम बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में होने वाले आकस्मिक रूप से जीन की संख्यातन की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, जैसे हम पढ़ चुके हैं यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी पिछले वीडियोस के अंदर, ये सारे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, डिलीशन, ट्रांसलेशन, डुप्लीकेशन, ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में काउंट होते हैं। बायोकेमिकल म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण जो लास्ट उत्पाद उपापचय पदार्थ से होने वाले परिवर्तन जैव रासायनिक उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन के कारण उपापचय पदार्थों अथवा उसके अंतिम उत्पाद में होने वाले परिवर्तन। म्यूटेशन के कारण अगर ये जीन क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए की सीक्वेंस आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, मतलब डीएनए लास्ट में आके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो किसी जीन जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज के कारण उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण में परिवर्तन, कुछ प्रोटीन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार के उत्पादन बायोकेमिकल म्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण इसमें नीचे दिया गया डायग्राम में, फिनाइल एलेनिन होता है। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण ना हो तो टायरोसिन का निर्माण नहीं होता, और टायरोसिन से आगे 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का निर्माण होता है। अगर ये इसका निर्माण ना हो तो मेलेनिन का निर्माण नहीं होता। मेलेनिन वो कारक होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रंग करता है, मतलब जो डार्क लोग होते हैं उनके अंदर मेलेनिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो श्वेत रंग के होते हैं उनमें मेलेनिन कम मात्रा में पाया जाता है। मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। तो अगर 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का निर्माण ना हो किसी कारण से तो मेलेनिन का निर्माण नहीं होता। मेलेनिन का निर्माण नहीं होने से एल्बिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ना सूरजमुखी बीमारी, उसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक एंजाइम फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण फिनाइल एलाइन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता, टायरोसिन 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और वो मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो यह म्यूटेशन के कारण ही होता है। किसी म्यूटेशन के कारण एंजाइम का निर्माण नहीं होता या कोई श्रृंखला में दिक्कत आ जाती है तो इस कारण से लास्ट में मेलेनिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे एल्बिनिज्म नामक बीमारी होती है। तो ये एक प्रकार का बायोकेमिकल म्यूटेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन में होने वाले संरचनात्मक व रासायनिक उत्परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया जीन क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही है। जैसे मैंने बताया जीन क्या है, गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र किनके बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्यूरिन, पिरिमिडिन अपन ने सुना होगा, एडेनिन, गुआमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट टाइप से अरेंज होके एक डीएनए की सीक्वेंस बनाते हैं। डीएनए फिर आगे जाके एक उस डीएनए की कई श्रृंखलाओं से बनके एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो जीन कुछ ही नहीं है, जीन एक डीएनए का सीक्वेंस है। ये डीएनए के सीक्वेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ जीन में डीएनए सीक्वेंस छोटे होते हैं, कुछ जीन में डीएनए सीक्वेंस बड़े होते हैं, कुछ जीन्स में डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, कुछ में हजारों की हो सकती है। तो ये डिफरेंट होते हैं। तो होता क्या है, किसी जीन में एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर चेंज आ जाए तो उस एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने से एक म्यूटेशन हो जाता है। उसी म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके निम्न लक्षण होते हैं, जैसे जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए में रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, डीएनए में जो रासायनिक ये परिवर्तन नाइट्रोजन क्षार के विलोपन, प्रतिस्थापन, द्विगुण, जैसे बता चुका हूँ, नाइट्रोजन बेस्ड अगर डिलीट हो जाए, रिप्लेस हो जाए, डबल हो जाए, जिसके कारण पॉइंट म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन यादृच्छिक होते हैं, मतलब रैंडमली होते हैं, मतलब जब इनकी आवश्यकता होती है तब उत्पन्न नहीं होते, ये अपने आप अपनी मर्जी से उत्पन्न हो जाते हैं। उत्परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर इससे अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं जिनसे उनका लक्षण प्रकट नहीं हो पाता।
परंतु कभी कभी प्रभावी उत्परिवर्तन भी होते हैं जो अपना लक्षण शो करते हैं। जब उत्परिवर्तन से अप्रभावी जीन होते हैं तो उसका प्रदर्शन हाथों हाथ नहीं होता, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। डोबेजॉन्स्की के अनुसार अधिकांश उत्परिवर्तन घातक होते हैं, केवल कुछ ही लाभदायक होते हैं। मतलब मोस्टली जो म्यूटेशन होते हैं वो जीव के लिए हानिकारक होते हैं। कोई कोई म्यूटेशन ही ऐसा होता है जो जीव के लिए लाभदायक होता है। उत्परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल होते हैं। म्यूटेशन हुआ जीन वापस नॉर्मल जीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ जीन दूसरे जीन को उत्परिवर्तन हेतु प्रेरित करते हैं, म्यूटेटर जीन कहते हैं। मतलब कोई जीन अगर दूसरे जीन को म्यूटेशन के लिए इंड्यूस करे तो उस जीन को हम क्या कहेंगे? म्यूटेटर जीन कहेंगे। कई बार एक जीन अलग अलग उत्परिवर्तनों के कारण अलग अलग रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार जीन मल्टीपल जीन कहलाते हैं। मतलब एक ही जीन में कई बार म्यूटेशन होते हैं तो उसके कई रूप बन जाते हैं, तो इस जीन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल जीन कहते हैं। जैसे हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि एक खरगोश में कई बार एक म्यूटेशन होता है। जंगली खरगोश जो होता है वो दूसर कलर का होता है, तो उसमें म्यूटेशन हुआ वो एल्बिनो बन गया, उसमें फिर म्यूटेशन हुआ वो डार्क कलर का हो गया। मतलब एक ही जीन कई प्रकार, एक ही जीन में कई बार म्यूटेशन होते हैं, उसके कई ट्रेट्स बन जाते हैं। इस जीन को हम मल्टीपल जीन कहते हैं। ह्यूमन्स में जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो भी एक प्रकार के मल्टीपल जीन का एग्जाम्पल है। कुछ उत्परिवर्तन प्राणी की वायबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे बता चुके हैं कुछ म्यूटेशन होते हैं वो लीथल होते हैं जिनसे डेथ भी हो जाती है। वातावरणीय कारकों से भी उत्परिवर्तन की दर चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बता चुका हूँ अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वह इंसानों के लिए हानिकारक होती है, उसके कारण म्यूटेशन हो जाता है। उत्परिवर्तन यद्यपि स्थायी नहीं होते पर लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था जो सोमेटिक कायिक कोशिकाओं में अगर उत्परिवर्तन होता है तो वह अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, वह जीव की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं। परंतु अगर लिंग कोशिकाओं में कोई उत्परिवर्तन होता है, क्योंकि लिंग कोशिकाओं से स्पर्म एंड एग बनते हैं और स्पर्म ही एग ही फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाते हैं, जायगोट से ही बच्चा बनता है, तो डेवलप होकर बच्चा बनता है। तो जो लिंग कोशिकाओं में जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अगली पीढ़ी के अंदर भी जाते हैं। परिवर्तन एक प्राणी के जीवन में किसी भी समय हो सकता है, उसका एज से कोई रिलेटेड नहीं है। बचपन में भी हो सकता है, किसी के बुढ़ापे में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है। तो ये जीन म्यूटेशन के ढेर सारे कारण हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन में मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन क्षारों के क्रम में होने वाले परिवर्तन। जिसे पहले बता चुका हूँ पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, कोई न्यूक्लियोटाइड बेस के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। वो चेंजेस किस कारण से आते हैं? जैसे डिलीशन या विलोपन। हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इस टॉपिक के ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए किसी कारण से, इंसर्शन या निवेशन, एक जीन एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड का प्रवेशन हो जाए किसी डीएनए सीक्वेंस के अंदर, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का या डीएनए खंड का प्रवेश हो जाए, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तीसरा है इन्वर्जन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए का एक खंड पृथक होकर पुनः उसी स्थान पर प्रतिलोपन की स्थिति में लग जाता है। इन्वर्जन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी म्यूटेशन को प्रेरित करता है। चौथा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन के अंदर है इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से हो जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। मान लो गुआनिन लगा हुआ है, गुआनिन की जगह गुआनिन हटके थाइमिन आ जाए तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन का प्रकार उत्परिवर्तन डीएनए प्रतिलिपिकरण में दोष के कारण होता है। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या ट्रांसलेशन होता है तब उसमें कुछ दोष आ जाता है तो इसके कारण एक प्रकार का म्यूटेशन होता है। प्रतिस्थापन प्रकार के उत्परिवर्तन में 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक को तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तित कहते हैं, उत्परिवर्तन ही कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पहले हम स्टडी करते हैं प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में डीएनए में उपस्थित कोडोन में न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से या क्षारीय व्युत्पन्न से प्रतिस्थापित हो जाता है। इस कारण कोडोन में परिवर्तन हो जाता है। यह कोडोन प्रोटीन संश्लेषण से दूसरे अमीनो एसिड के लिए सूचनाएं प्रेषित करता है। मैंने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार के प्रतिस्थापन में एक न्यूक्लियोटाइड किसी द्वितीय न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है या किसी क्षारीय व्युत्पन्न से। क्षारीय व्युत्पन्न वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड जैसे ही होते हैं मॉलिक्यूलर संरचना के अंदर, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो रिप्लेस होने से क्या होता है? कोडोन चेंज हो जाता है। कोडोन क्या है इसकी स्टडी में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडोन बनाते हैं।
ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। एक 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और अमीनो एसिड भी मिलके अमीनो एसिड की ही श्रृंखला मिलके आपस में प्रोटीन का निर्माण करती है। तो एक कोडोन में अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गया तो क्या होगा, वो कोडोन चेंज हो गया, और वो कोडोन चेंज हो गया तो क्या हुआ, अमीनो एसिड चेंज हो गया, और अमीनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो श्रृंखलाएं हैं वह भी बदल जाती है, जिसके कारण प्रोटीन का रूप बिगड़ जाता है, प्रोटीन विकृत हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मोस्टली एंजाइम्स हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो जिससे वो प्रभाव किस पे आता है, एंजाइम से हार्मोन पे आता है, जिससे इन द लास्ट हमारी बॉडी के अंदर विकृति या हमारी बॉडी के अंदर कोई समस्या आ जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस होने के कारण कोडोन चेंज हो जाता है। कोडोन चेंज होने से अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है TAC CAT TAG, जैसे T मतलब थाइमिन, A मतलब एडेनिन, C मतलब साइटोसिन। फिर नेक्स्ट 3 कोडोन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन, ये 3 के कोडोन है। अब इनमें से एक का भी अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है तो उससे क्या होगा, ये DNA से mRNA बन रहा है, mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बन रही है, ये MET वेल आई ये एमिनो एसिड है। जैसे TAC से क्या बनता है, AUG। अब AUG मिथियोनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे GOA वेलिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, AUC एलिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है, किसी भी कारण से अगर कोई चेंजेस आ जाए, जैसे इसमें दिखाया गया है TAG जो बीच में है, TAG की जगह A की जगह एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया, DNA में दिखाया गया सेकंड के अंदर, बीच वाले में TAG की जगह TGG हो गया। अब TAG mRNA में कौन सा कोडोन बनाता है, AUC, तो TGG किसको बनाएगा, ACC, तो ACC किसको रिप्रेजेंट करेगा, थ्रोनिन को। हुआ क्या, अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया। यही घटना कहलाती है सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन भी 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन क्या होता है, इस प्रकार के प्रतिस्थापन में उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से, एक पिरामिड दूसरे पिरामिडिन से स्थापित होता है। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के, न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, इनको हम 2 समूह में रखते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन में आते हैं, और बाकी के 2 एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरिन। मतलब प्यूरिन एडेनिन गुआनिन, थाइमिन पिरिमिडिन क्या हुए, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में प्यूरिन सिर्फ प्यूरिन से रिप्लेस होता है। प्यूरिन में क्या होते हैं, एडेनिन गुआनिन, मतलब एडेनिन गुआनिन ही आपस में रिप्लेस होंगे, एडेनिन थाइमिन से रिप्लेस नहीं होगा। और इसी प्रकार पिरिमिडिन में थाइमिन साइटोसिन आते हैं, थाइमिन सिर्फ साइटोसिन से रिप्लेस होगा और साइटोसिन सिर्फ थाइमिन से रिप्लेस होगा, मतलब थाइमिन एडेनिन से रिप्लेस नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के जो निम्न प्रकार से कारण हो सकते हैं, क्यों होते हैं, जैसे टोटोमराइजन, बेस एनालॉग्स, डीएमिनेशन, बाय रेडिएशन, हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा किस कारण से ये ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे पहला टॉपिक दिया टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन क्या होता है, कुछ रसायन एक से अधिक रासायनिक रूपों में पाए जाते हैं, ये रासायनिक टोटोमर कहलाते हैं, इनसे होने वाला प्रतिस्थापन टोटोमराइजेशन कहलाते हैं। मतलब कुछ केमिकल होते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं परंतु एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। अब ये क्या, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी न्यूक्लियोटाइड से सेम मिलता जुलता है, तो इस कारण से वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, टोटोमराइजेशन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में यह घटना नाइट्रोजन क्षार में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के शिफ्ट के कारण होती है। साइटोसिन तथा एडेनिन के अमीनो ग्रुप, ठीक है, और इम्यूनो प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब साइटोसिन और एडेनिन का जो एमिनो है वह इम्यूनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार थाइमिन और गुआनिन का कीटो रूप इनोल रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण असामान्य क्षार युग्मन होता है। जैसे अपन जानते हैं कि थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। हमने डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है, ए हमेशा टी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, और जी हमेशा सी से जुड़ता है डबल बॉन्ड से। परंतु इसके कारण जो ये टोटोमराइजेशन हुआ, इसके कारण क्या होगा, थाइमिन गुआनिन से भी अटैच हो जाता है, साइटोसिन एडेनिन से भी अटैच हो जाता है। माफ कीजिएगा, इसके अंदर आगे हम पूरा मैंने चेंज किया। अब इसमें देखिए, जैसे कि थाइमिन गुआनिन से भी अटैच हो जाता है, साइटोसिन एडेनिन से भी अटैच हो जाता है, एडेनिन साइटोसिन से अटैच हो जाता है। मतलब कि टोटोमराइजेशन के कारण क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुए। साइटोसिन एडेनिन का अमीनो ग्रुप इम्यूनो में कन्वर्ट हो गया और थाइमिन गुआनिन का कीटो ग्रुप इनोल में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण असामान्य क्षार युग्मन हो गया, जिसके कारण फिर म्यूटेशन हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है। यह आपने पूरा देख लिया है। दूसरा होता है बेस एनालॉग्स।
कुछ रसायनों की संरचना डीएनए के नाइट्रोजन क्षार के समान होती है। जैसे कुछ केमिकल ऐसे होती है जिनकी संरचना क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस के समान होती है। इनको हम क्या कहते हैं, बेस एनालॉग्स कहते हैं। जैसे 5 ब्रोमो यूरोसिल, इसकी संरचना किसके समान होती है, थायमीन की समान होती है। तो ये क्या करता है, थायमीन की जगह ले लेता है। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि थायमीन की जगह क्या हो गया, 5BU। अब 5BU में 2 आणविक प्रतिरूप कीटो तथा इनोल दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण डीएनए में 5BU की उपस्थिति के कारण इसमें संश्लिष्ट एमआरएनए असामान्य प्रकार का होता है, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या है, एक प्रकार केमिकल है जो जिनका केमिकल स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेस जैसा होता है। जैसे 5 ब्रोमो यूरोसिल जिसका स्ट्रक्चर थायमीन जैसा हो जाता है, तो ये थायमीन की जगह ले लेता है। तीसरी घटना है डीएमिनेशन। कुछ रसायन जैसे नाइट्रस अम्ल के द्वारा नाइट्रोजन क्षार के अमीनो समूह निष्कासित हो जाते हैं। इस कारण एडेनिन का रूपांतरण हाइपोजेंथिन में हो जाता है। बाद में हाइपोजेंथिन का रूपांतरण कीटोटोटोमर में होता है, जो साइटोसिन के साथ युग्मन बनाता है, जो AT की जगह GC युग्म से हो जाता है। मतलब डीएमिनेशन होता है कि कुछ जैसे नाइट्रस अम्ल के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार से अमीनो ग्रुप निकल जाते हैं, जिससे एडेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोजेंथिन में। और हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होने के कारण एडेनिन का जो मतलब पेयरिंग है, थायमीन की जगह मतलब इनकी पेयरिंग अब नॉर्मल हो जाती है, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। तीसरी घटना होती है, इसी ये 3 इसने कारण बता दिए, टाटोमराइजन, डीएमिनेशन, बेस एनालॉग्स। अब दूसरा है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन अपन ने पढ़ा था, प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से रिप्लेस होता है। दूसरे इसका टाइप होता है ट्रांसवर्जन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षार पिरिमिडिन क्षार अथवा से भी रिप्लेस हो सकता है। मतलब प्यूरिन बेस क्या कौन से हैं, पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, और प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज रिप्लेस कर सकते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। उपरोक्त डायग्राम में दिखाया गया किसी प्रकार से ये आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि ट्रांजिशन की संभावनाएं 4 प्रकार की होती है और ट्रांसवर्जन की संभावनाएं 8 प्रकार की होती है। क्योंकि प्यूरिन से होता है, पिरिमिडिन से रिप्लेस होता है, उसमें सिर्फ 4 प्रकार की संभावनाएं होती है। जब क्योंकि इसमें और ट्रांसवर्जन के अंदर प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों बेस आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसमें 8 प्रकार की संभावनाएं होती है। जब प्रतिस्थापन के द्वारा अमीनो अम्ल का प्रकार परिवर्तित नहीं होता तो उसे साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ये एक्चुअली लाइन गलत दी गई है, इसके बारे में ये आपके टॉपिक में भी नहीं है। साइलेंट म्यूटेशन अलग होता है। तो ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन हमने पढ़ लिया। अब इसका नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, कुछ एक्रिडिन डाइज जैसे एक्रिडिन येलो, ऑरेंज तथा फ्रोफ्लेविन म्यूटाजन के रूप में कार्य करते हैं। ये डीएनए के साथ बंधित हो जाते हैं, जिसके कारण डीएनए रेप्लिकेशन के समय न्यूक्लियोटाइड क्रम में या तो वृद्धि हो जाती है या विलोपन हो जाता है। होता क्या है, कुछ एक्रिडिन डाइज होते हैं जैसे कि एक्रिडिन येलो, एक्रिडिन ऑरेंज तथा फ्रोफ्लेविन। ये क्या करते हैं, ये डीएनए सीक्वेंस के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि डीएनए ATG, GGC, CAT, ATG, UAGC, CG, GA बन रहा है, इनसे ये बन रहा है। अब इसमें क्या हो गया, कोई एक्रिडिन डाई बीच में इंसर्ट हो गई तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड हटता नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोडोन चेंज हो जाता है। कोडोन चेंज होने से एमआरएनए के अंदर फिर दूसरा कोडोन बनता है और दूसरे अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि इन डाइज के, इन केमिकल्स के डीएनए में इंसर्शन के कारण एक न्यूक्लियोटाइड आगे सरक गया। एक न्यूक्लियोटाइड आगे सरकने से क्या है, पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। एक कोडोन न्यूक्लियोटाइड, एक कोडोन आगे सरक गया, तो इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे इस डायग्राम के अंदर, माफ कीजिएगा, आगे जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है ATG, GGC, CAT, ATGC, UA, CCG, GU, UAGC। अब इसके अंदर इंसर्शन हो जाता है किसी डाई का, तो उससे होता क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड आगे सरक जाता है, जिससे के कारण कोडोन चेंज हो जाता है, एक फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। इस कारण इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। थैंक यू। ये हमारा जीन म्यूटेशन का वीडियो का पार्ट 1 था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर म्यूटाजन की स्टडी करेंगे।